नमस्कार, मैं पवन केसवानी राजपूत में आपका स्वागत है। बचपन में कहानी पढ़ी थी कि शैतान की जान तोते में होती है, तोते को यदि नुकसान पहुंचाया तो शैतान को नुकसान पहुंचता है। कुल मिलाकर कुछ ऐसा ही घटनाक्रम छत्तीसगढ़ में हो रहा है। सुबह सुबह ईडी ने 3 जगह छापेमारी की। जिनके ठिकानों पर छापेमारी की वो बड़े बड़े कारोबारी हैं, सीधे तौर पर कारोबारी हैं। मामला डीएमएफ फंड के घोटाले से जुड़ा हुआ है, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बयान आता है कि कांग्रेस को परेशान करने के लिए ये छापेमारी की जा रही है। आप सोचिए कि खाली बयान देने के लिए बयान दिया जाता है या इसके पीछे कुछ गहरी राजनीति है। अभी 4 दिन पहले ही जब छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत का बिलासपुर आना हुआ था और अपने वक्तव्य के दौरान जब उन्होंने कहा कि 3 बच्चे पैदा करना चाहिए, इस एकमात्र हेडिंग वाली लाइन की बिना गहराई समझे पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का फौरन बयान भी आ गया, जैसा कि आज दीपक बैज का बयान आया है। आज ऐसी बयानबाजी को हम गहराई से समझेंगे, लेकिन उससे पहले समझना होगा कि छत्तीसगढ़ में आज सुबह सुबह कहां बड़ी बड़ी छापेमारी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने जिन 3 कारोबारियों के यहाँ छापेमारी की है, उसमें रायपुर के शंकर नगर के खाद कारोबारी विनय गर्ग, जिनका फर्टिलाइजर से जुड़ा बहुत बड़ा कारोबार है। इसी तरह लॉ विस्टा कॉलोनी में भी 2 कारोबारियों के यहाँ छापेमारी हुई। रायपुर के कृषि उपकरण और पेस्टिसाइड सप्लायर पवन पोद्दार और सतपाल छाबड़ा के घर पर भी छापेमारी हुई। रायपुर की इन छापेमारी के अलावा दुर्ग, भिलाई और गरियाबंद में भी ईडी की टीम ने दबिश दी। भिलाई में भिलाई 3 यानी जहां भूपेश बघेल का घर है, और भिलाई के शांति नगर में भी ईडी ने छापेमारी की। भिलाई के वसुंधरा नगर में अन्ना एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर और ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की, जबकि ईडी की भिलाई पहुंची दूसरी टीम ने भिलाई के शांति नगर स्थित चार्टर अकाउंटेंट आदित्य दिनोदिया अग्रवाल के घर पर भी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ छापेमारी की। दरअसल आदित्य अग्रवाल का ऑफिस रायपुर में है, लेकिन भिलाई में उनकी कोठी है, जहां ईडी की टीम ने छापेमारी की। इन छापेमारी का कारण बताया गया डीएमएफ फंड का घोटाला। कोरबा में करीब 24 करोड़ का डीएमएफ फंड का घोटाला हुआ था। तब वहां कलेक्टर रानू साहू हुआ करती थी, जिन्हें 40% तक कमीशन मिलता था, जिस वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा। रानू साहू के अलावा सीईओ को 5%, एसडीओ को 3% और सब इंजीनियर को 2% कमीशन मिलता था। डीएमएफ के वर्क प्रोजेक्ट में ऐसे भारी करप्शन के लिए पूरा का पूरा फंड डकार जाने के लिए नियमों को ही बदल दिया गया था। इसके लिए जो नियम बदला गया था उसमें मटेरियल सप्लाई, ट्रेनिंग, कृषि उपकरण, खेल सामग्री और मेडिकल उपकरणों की कैटेगरी को भी जोड़ा गया था, ताकि संशोधित नियमों के सहारे डीएमएफ की पूरी राशि को हड़प लिया जाए। उस हड़पी हुई रकम को निकालने के लिए ही ये छापेमारी चल रही थी। लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज को तो बयान देना था, तो उन्होंने कह दिया कांग्रेस को परेशान करने के लिए ये छापेमारी चल रही है। उसमें कोई गुनाह नहीं है। और विपक्षियों को डराने के लिए छापे पे छापे और किसी डिपार्टमेंट में जांच कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी डिपार्टमेंट में, सब डिपार्टमेंट में जांच कर लीजिए, लेकिन आपके विभागों की जांच कौन करेगा? तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि ईडी की रिपोर्ट के आधार पर जब ईओडब्ल्यू ने 420 और 120B का मुकदमा दर्ज किया, यानी आप सोचिए जिले के कलेक्टर और तमाम अधिकारियों के विरुद्ध 420 और ठगी का मामला दर्ज हुआ था। ऐसे में कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज को बयान देने की क्या जरूरत पड़ी? इसकी वजह हर समझदार व्यक्ति अच्छी तरह से समझता होगा कि आखिर हमारे नेता ऐसी खुली खुली बयानबाजी कब और क्यों किया करते हैं। वैसे अब ऐसे बयानवीर नेताओं को हमारी जनता भी खूब समझ रही है। पिछले दिनों आरएसएस के प्रमुख यानी सरसंचालक मोहन भागवत का बिलासपुर आना हुआ था। तब उन्होंने 3 बच्चों वाला जो बयान दिया था, उनके बयान को आप गौर से सुनिए और उसके बाद जिस स्तर की प्रतिक्रिया भूपेश बघेल की ओर से आई और उसके पलटवार में भाजपा की ओर से मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भी कुछ प्रतिक्रिया दी। आप इन बयानों को गौर से सुनिए और खासकर नेताओं की बॉडी लैंग्वेज पर भी गौर कीजिएगा। दुनिया में सब शास्त्र कहते हैं, विज्ञान, कि जन्म दर 3 से कम जिनका होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। तो 3 से ऊपर मेंटेन करना चाहिए। सब देशों में ऐसा होता है, सब समाज ऐसा करते हैं। दूसरा, डॉक्टर लोग मुझे बताते हैं कि 3 संतान होने से बहुत देर नहीं करना विवाह में, और 3 संतान होना, इससे माता पिता का, संतानों का, तीनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मोहन भागवत जी
अब वो 75 साल के हो गया है। तीसरी बात, 3 बच्चे का है, तो वो खुद ही शादी नहीं किए तो उसकी सलाह का कोई मायने नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। देश में जनसंख्या वैसी 140 करोड़ से अधिक है और यहाँ युवा बेरोजगार हैं, नौकरी मिल नहीं रही है, तो क्या ये यहाँ तोड़फोड़ करने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए? देखिए, कांग्रेस को तो हर हिंदू गुंडा दिखता है। भूपेश बघेल जी का इशारा हिंदू समाज के प्रति है और भूपेश जी ये भूल रहे हैं कि ये देश सनातन संस्कृति और सनातनियों का देश है और इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति कहीं न कहीं माँ भारती के कोख से पैदा हुआ है और जो माँ भारती के कोख से पैदा हुआ है वो सब हिंदुस्तानी है और हिंदू है। अब भूपेश जी का भी कुछ दिनों से जो बयान आ रहा है वो अजीबोगरीब बयान आ रहा है, पता नहीं क्यों हड़बड़ी में है। इसलिए सरसंघ चालक जी की बात और उनके विषय को समझने में थोड़ा बुद्धि चाहिए ज्यादा। तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि भूपेश बघेल तो कुछ भी बयान दे दिया करते हैं, क्या वाकई ऐसा है? आप खूब समझते हैं, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है जिसका सूत्र वाक्य है राष्ट्र ही सर्वोपरि। राजनीति की सुचिता के लिए अच्छे लोगों को प्रमोट करें, राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।